कि क्या इंडिया में अच्छा फील्ड है, हमें क्या आगे इसको परस्यू करना चाहिए। जो साइकोलॉजी है उसके पीछे का एम क्या रहता है कि मतलब मेन में मास्किंग ज़्यादा है क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। लाइक पीपल आई एम मीटिंग और इवन द यंग गर्ल्स हु आर मैरिड, सो आई सी कि उनका व्यू पॉइंट उनकी मदर से कम मैच है। तो मेरे पास भी ऐसा ग्रुप होगा, हम भी चिल करेंगे, वी विल भी, क्योंकि अब जो एक्टिविटीज तुम उनको देख रहे हो, मे बी समडे यू विल आल्सो एबल, लाइक ही नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड एवरीथिंग एंड इट्स वेरी कैजुअल कि ठीक है वो घर देख रही है, बच्चों को संभाल रही है, बट एक्नॉलेजमेंट तो नहीं है। Hello everyone and welcome back to episode 9 of the Journey Show, and today we have Miss Khyati Malik, who is a psychologist. So hello ma'am, welcome to the show. Hi. Ma'am, please हमारी audience को अपने बारे में एक introduction दीजिए. Okay, so I am Khyati and I am running my own clinic in Delhi and Gurgaon, and I have worked with IVF specialist hospitals, that is Nova, EVE and Bone Hall Fertility Setup. And then I started my own practice. It's approximately 9 years ago. So Gurgaon is my first clinic and Delhi is the second clinic where I am working. And it has been a beautiful journey throughout. The day I started learning psychology and now I'm practicing it. ओके मैम, तो एक चीज़ होती है, जब मैं भी 12th में थी ना, तो ऐसा कहा जाता था साइकोलॉजी को लोग यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग करियर नहीं मानते थे उस टाइम पर. सो आप बता सकते हो कि साइकोलॉजी फील्ड में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो लोगों को मोटिवेट करता है इस फील्ड में आने के लिए. Okay, I think still you are talking about the generation जो अभी के हैं. If I talk about the generation that I have lived, मतलब बहुत साल पहले, तो the time when I started studying psychology in my 11th grade, my own parents were not really keen कि what are you studying. Honestly, मुझे तो spelling भी नहीं आती थी, है ना? So being very honest here. Then gradually when I started studying it and the interest level like gained so much, then actually ये मेरे लिए खुद के लिए गोल और विजन बन गया था that it's the better journey that I can be in. एंड सिंस इंडिया में आई थिंक अवेयरनेस तब तो बहुत कम थी. आई वुड नॉट से कि अब चेंज हो गई है. अभी भी मैं कितने बच्चों की करियर काउंसलिंग कर रही होती हूँ, उनके पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या इंडिया में ये अच्छा फील्ड है, हमें क्या आगे इसको परस्यू करना चाहिए. हाँ, इफ वी सी इट अ डिकेड अगो एंड हाउ इट्स नाउ, डेफिनेटली चेंजेस आए हैं और आगे और भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पे एक्ट कर रहा है और इस पे और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है. सो लेट्स होप दैट इट ग्रोज मोर इन फ्यूचर. सो मैम बेसिकली जो साइकोलॉजी है उसके पीछे का एम क्या रहता है कि ये मतलब किस बेस पे बना हुआ है सब्जेक्ट. अच्छा, तो साइकोलॉजी को अगर जैसे हम उसको ब्रेक भी करें ना वर्ड को, सो इट्स एक्चुअली, देखो लॉजी कम्स फ्रॉम द साइंस वर्ड, है ना? तो साइक इज द माइंड, सो इट्स द साइंस ऑफ योर माइंड, राइट? सो इट talks about your mind, how your emotions are there, तुम्हारा thought process कैसा है, and that how is influencing your behavior. So it's all about your study of your mind, the science behind it. तो मैम दो टर्म्स बहुत सुनी है, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. Oh yes. या और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. ठीक है, ये तो आई थिंक काफी एक ना इम्पोर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है जो पता होना चाहिए सबको. सो साइकियाट्रिस्ट बेसिकली, अगर हम पहले डिग्री में जाएं, सो दैट इज अ डिग्री विच इज अ MBBS एंड फॉलोड बाय अ MD. So that is purely medicinal. Okay. Right? A psychiatrist is not trained for the counseling or therapies. And then if we go for the psychologist, they are trained for a graduation in psychology, post-graduation in psychology, followed by MPhil. Right? So that in that process, उनको counseling, उनको therapies, उनको diagnostic criteria of disorders बताया जाता है, but medicine नहीं है इसमें. सो द बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें, साइकियाट्रिस्ट कैन एडवाइज एंड psychiatrist will be the person who will be giving you the medicines for every mental health related issue.
but psychologist will be giving you counseling, psychotherapies, and diagnosis, and even assessments for mental health issues. ओके ग्रेट, ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। I'm glad that you know now. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम आप लोगों की एज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम पेरेंट्स की एज की बात करें, तो उस टाइम पे दे आर नॉट अलाउड टू लाइक उनको इमोशनल स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी, एंड इफ वी टॉक अबाउट जेनजीज देन दे आर लाइक मोर इनटू इमोशनल साइड इंस्टेड ऑफ लाइक प्रैक्टिकल साइड, सो व्हाई इज दिस थिंग सो? अच्छा, सो जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको आई थिंक बूमर्स कहते थे, है ना, और हमें मिलेनियल्स कहते हैं, एंड द 20s आर द जेनजीज, राइट? सो अगर हम उसमें जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें ना, सो पेरेंट्स की जनरेशन में ना इमोशनल वल्नरेबिलिटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग काफी टफ एनवायरनमेंट में थी, राइट? तो वहाँ पर जैसे कल्चर में आ रहे थे वो, और काफी टफ एनवायरनमेंट था जहाँ पे crying was there, but it was also shown as a sign of weakness. Exactly. Right. क्योंकि environment और upbringing tough थी. Then when it moved to us, the millennials, तो हमें crying के लिए बोला गया that you are okay, that you can cry, right? But only to a specific environment, specific person, and for specific reason, not for everything. ठीक है? फिर ग्रेजुअली अब जो जेनजीज हैं वहां पर बच्चों को सिखाया गया दैट क्राइंग इज ओके, यू कैन क्राई एंड इट्स एक्चुअली ऑल राइट टू इवन फील इमोशनली वल्नरेबल विद एनी पॉइंट इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो इट डिपेंड on the upbringing, the the toughest surroundings that you are in, and even the financial conditions also. Right. अब जैसे अगर किसी की मतलब एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग, कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं अच्छी रही है, फैमिली सपोर्ट इतना नहीं अच्छा रहा है, केयर गिविंग नहीं है, सो दैट्स हाउ द चाइल्ड इज ऑल्सो ब्रॉट अप देयर. बट अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी हैं, फैमिली भी अवेयर है, वो समझते भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो नॉलेजेबल भी हैं, तो इसीलिए दैट इज हाउ दैट चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट डिफरेंट अपब्रिंगिंग. सो जेन ज़ी इज प्रैक्टिकल and it's a very good thing also, है ना? But I would not completely agree कि वो practical है, rather मुझे ये भी लगता है कि वो sensitive भी है, क्योंकि उनका EQ high है, तो sensitive भी है, तो क्योंकि tough environment नहीं मिला ना जो millennials को जैसे मिला, है ना? तो इसीलिए उनको tough environment में थोड़ा coping उनका slow हो जाता है, but otherwise they are very well to do kids. एंड रादर आई सी कि वो काफी रैशनल रहते हैं, और उनके विजन जो भी आजकल मैं देख रही हूँ, सो दे आर मोर फोकस्ड दैन द मिलेनियल्स. Alright, so do you think like crying is a sign of weakness? Never. Like crying is never a sign. That's a myth. It's like an emotion. अब देखो, इमोशन को हम एक बबल के अंदर रखते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है? अगर हम नेगेटिव में देखें, सैडनेस भी आएगा, लोनलीनेस भी आएगा, क्राइंग भी आएगा, है. अगर सेम हम पॉजिटिव में देखें, हैप्पी भी आएगा, जॉय भी आएगा, एक्साइटमेंट भी आएगा, प्लेजर भी आएगा, तो इट्स लाइक अ बबल, है ना? दोनों साइड हैं वो. तो व्हाई जस्ट ह्यूमन इज अलाउड टू एक्सप्रेस अ पॉजिटिव साइड ओनली? Why can't that human be even sad or vulnerable or even cry? वो तो मेरा as a human एक, हम कह सकते हैं, it's a biological thing, emotional thing, and a mental a reflex also. Exactly. And there is nothing wrong in that to cry. Rather, crying helps you to release tensions from your body. मैम हमने अभी EQ की बात करी, which is I guess emotional quotient. या तो मैम किसी इंसान का इमोशनल क्वेश्चन को कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर सकते हैं? ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी, क्योंकि ये मैंने ना बहुत ऑब्जर्व भी करा है अपने क्लाइंट्स में, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस और जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे बताती हूँ.
सो हाई EQ, 3 फैक्टर्स लाइक यू हैव आस्क्ड कि उनको अफेक्ट करते हैं. एक होती है हमारी अपब्रिंगिंग, ठीक है. सेकंड होता है हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम और द कॉन्फिडेंस, राइट. एंड थर्ड इज द एक्सपोजर. ओके. सो जैसा आपका एक्सपोजर होगा वैसा ही आपका EQ होगा. अपब्रिंगिंग भी, that is nature and nurture as we say. So these three are the things that actually affect your EQ. मैम योर थर्ड पॉइंटर रिमाइंड्स मी ऑफ अ मुहावरा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. सो डू यू ऑल्सो बिलीव इन कि एक इंसान की इमोशनल एक्टिविटीज में उसका फ्रेंड सर्कल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मैं चलो इसको एक हम ना सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो बैक होम, और अगर तुम्हारे घर पे मम्मी पापा भाई बहन है, ठीक है, और तुम्हारे डैड का आज मूड ऑफ है, ठीक है, वो या तो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी है ना, XYZ रीजन. अब वो किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, ही इज नॉट बॉदरिंग एनीबडी, बट जब वो जैसे डिनर टेबल पे आए, यू कैन सेंस कि वो मतलब दैट देयर इज अ स्ट्रेस इन द एनवायरनमेंट. सो इट्स नॉट कि तुम्हारे फादर वो शेयर कर रहे हैं, बट इवन विद दैट वाइब यू कैन सेंस दैट पापा आज सही मूड में नहीं है, तो तुम उनसे नहीं छेड़ोगी, या बात भी करनी होगी बहुत ही संभल के बात करोगी. सो दैट्स हाउ इट गोज. सेम अगर फ्रेंड सर्कल में भी होगा, अगर कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है किसी चीज को लेके, so that person is going to spread that vibe around. So even if, and it's not about anyone, it can also, you can also be in that situation. We are humans, है ना. You can also impact or influence your environment in negative or positive way. ओके. सो अभी आपने एक चीज़ बोली कि अगर एक डिनर टेबल पे फादर आके बैठ रहे हैं एंड इज इन स्ट्रेस, तो हम सबको पता चल जाता है दैट इज इन स्ट्रेस एंड हम उनको थोड़ा सा फोकस देते हैं, राइट. बट इन द सेम केस अगर मदर स्ट्रेस में है, लाइक, तो हम उनको थोड़ा फोकस कम देते हैं. सो डू यू थिंक लाइक हमारी जो सोसाइटी है वो मेन को और वुमेन को दोनों के स्ट्रेस लेवल को इन दोनों को अलग ट्रीट करती है? ठीक है, मैं इसमें ना अपने कुछ इनपुट्स दूंगी. देखो क्या होता है, जब व्हेन आई वाज अ किड, है ना, तो ये चीजें ना डिफरेंशिएट करने में हमें समझ नहीं आता था, है ना. तब हमें तो स्ट्रेस का भी इतना पता नहीं होता था, सच बता रही हूँ मैं, है ना. ग्रेजुअली जब बड़े हुए, पढ़ाई करी, समझ आई चीजें, तो हमें एक्चुअली डिफरेंस समझ आया कि क्या होता है. और अब जब और बड़े हो गए हैं, लाइक वी कॉल इट एज अ मिड 30s, सो नाउ वी आर एबल टू सी कि पेट्रियार्की इज देयर, है ना. जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट आया है ना, एंड इफ योर मदर इज द वन हु इज लीविंग द रूम टू सर्व वाटर टू द गेस्ट, तो पेट्रियार्की इट्स ऑलराइट, या इट्स ओके. है ना. तो वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. मेन विल बी सिटिंग एंड टॉकिंग टू द गेस्ट एंड women वुड बी इन द किचन. एग्जैक्टली. तो ये अगर मेंटल हेल्थ से आते हैं ना, तो सेम मेंटल हेल्थ में भी क्या होता है कि विमेन के ना इश्यूज को ना बहुत सबमिसिव वे में लिया जाता है कि ये तो डे टू डे थिंग्स हैं, कि ये तो हो जाएगा, इट्स ओके, मूव ऑन, ये तो चलता रहता है. बट अगर वही इफ अ मैन इज डिस्कसिंग, तो वो हाईलाइट होगा कि नहीं, टेंशन नहीं लो, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका BP बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत होगी. But same things are not applied to women, that even she can have high blood pressure, she can also get a heart attack, है ना. तो वो डिफरेंस है और आज भी है. सैड पार्ट है ये, बट है. So we can say like women are being paradox. Paradox is a term like they try to suppress their emotions by giving any valid reason, like I'm happy, but they are like masking their emotions. इफ वी कॉल इट मास्किंग, देन देखो वो तो दोनों जेंडर्स में है ना. रादर आई सी कि विमेन में मास्किंग स्टिल लेस है, क्योंकि विमेन आर एक्सप्रेसिव. मेन में मास्किंग ज्यादा है क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है ना. तो वो दोनों जेंडर्स में है.
but it's just that at what point of time they are actually seeing it as an issue and reaching out for a professional help, that plays an important role. क्योंकि अगर वो नहीं है, मास्किंग ही चल रहा है, लाइक यू यूज द टर्म पैराडॉक्स, कि women को सबमिसिव करा जाता है कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा सप्रेस करो, देन यू नो यू आर डिस्टर्बिंग योर ओन मेंटल हेल्थ। और हमें पता है हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमेशा हैंड इन हैंड रहती है। अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डिप्रेशन है ना, तो उसकी फिजिकल हेल्थ में भी देखोगे बहुत डिस्टर्बेंस होगा। उसको स्लीप उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, एपेटाइट हो जाएगा, उसको बॉडीली चेंजेस फील होने लगेंगे, वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो सेम अगर फिजिकल हेल्थ भी किसी का हैम्पर्ड है, अगर जैसे किसी को कैंसर है, सो मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स हैव डिप्रेशन, तो इट ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। तो इसीलिए वी हैव टू टेक केयर कि नो मैटर ऑफ व्हाट द जेंडर वी आर सीइंग, वी हैव टू मेक श्योर कि वो सप्रेस अपने इमोशंस ना करे। एक्सप्रेस करना राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट पर्सन से इम्पोर्टेंट। ऑलराइट। मैम अभी पेट्रियार्की की बात हुई तो आई फील यू आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील कि जो मदर्स होती हैं अगर वो किसी चीज़ को खुद सफ़र कर रही है एंड दे हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड पे भी ना वो चीज़ आती है कि उनकी मम्मी उनको भी यही चीज़ सिखाती है कि बेटा दब के रहना, कहीं जाओ दूसरे घर जाओ ज़्यादा बात मत करना, अपने ओपिनियंस अपने मत रखना। तो आपको लगता है कि आगे चल के अगर उनकी डॉटर सेम चीज़ सफ़र कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग इशू है? डेफिनेटली ये ना हम जैसे साइकोलॉजी में ना डिफेंस मैकेनिज्म्स की कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इफ आई हैव सफर्ड फ्रॉम समथिंग देन आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट इट ऑन टू अदर पर्सन, राइट? तो बट आई स्टिल बिलीव कि ना अभी ये जनरेशन में लाइक पीपल आई एम मीटिंग और इवन द यंग गर्ल्स हु आर मैरिड, सो आई सी कि उनका व्यू पॉइंट उनकी मदर से कम मैच है। क्योंकि अब जो जनरेशन है उनमें पेरेंट्स ने, इफ एनी मदर हैज सफर्ड इन हर मैरिड लाइफ फ्रॉम हर इन लॉज, शी टीचेज हर ओन डॉटर कि बेटा आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहो, अपने पीओवी ज़्यादा दो, और अपनी स्ट्रेंथ ऐसे रखो कि तुम्हें पता है तुम्हारे लेट्स बढ़े, तुम्हें एक्सप्रेस करना है, फाइंड अ पर्सन whom you can confide in। एग्जैक्टली। तो ये मैंने एक पॉजिटिव चेंज देखा है। हाँ, पहले की जनरेशन में लाइक इफ वी टॉक अबाउट माय मदर और उनकी लाइक बूमर्स, तो हाँ उस जनरेशन तक था ये कि वहाँ पर उनको बहुत ही ना सबमिसिव सिखाया जाता था, इसीलिए वो सेंसिटिव थी। बट अब चेंजेस हैं। नॉट बिकम लेस। हम इसी टॉपिक से ना एक एक रील बहुत वायरल हुई थी पीछे, आई होप बहुत लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी। एक ना दो साइड्स दिखाई गई थी। जब एक लड़का एक लड़की को डेट कर रहा था, उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, उसको डेट करना था, उससे पूछा गया, ही सेड मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। एंड वेयर एज दूसरी साइड एक लड़की थी, तो तुम्हें कैसे रहना है एक रिलेशनशिप में, शी सेड मुझे बस अपनी माँ की तरह नहीं बनना। तो ये दो एक पहलू थे, एक सिक्के के दो पहलू थे। सो आई फील कि क्या ऐसा है कि लड़कों के लिए ना उनकी मम्मी एक आइडियल मम्मी इसलिए है क्योंकि वो उनको सब कुछ करके दे रही हैं, बट लड़कियों के लिए उनकी मम्मी उनकी आइडियल नहीं है कि वो वैसी बने, बिकॉज उनको वो सब सफ़र करना पड़ेगा। तो क्या ये जो व्यू पॉइंट में डिफरेंस है एक बॉय और एक गर्ल के, इज इट बिकॉज ऑफ सम इमोशनल प्रेशर, कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें ट्रिगर कर रही है? देखो ये फिर ना चाइल्डहुड है। लाइक इफ द जैसे रील जो आपने बताया वायरल हुई है, तो इफ दैट बॉय इज एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर हु हैज अ सिमिलर ट्रेट्स लाइक हिज मॉम हैज, सो दैट चाइल्ड इज fixed in the emotional things with his mother, wherein he is generalizing the things that he wants to see in his partner, है ना? तो वो एक फिक्सेशन है उस बच्चे का उसके पास्ट चाइल्डहुड में, एंड डिपेंडेंसी भी दिख रही है, राइट? और सेम अगर हम वहाँ लड़की को देखें, बिकॉज शी हैज ऑब्जर्व्ड हर मॉम and maybe her mom has also told her that don't be like me then, right? So that's why this girl does not want to be like her mom, who
whom she has observed suffering or not able to speak up for herself. So that's why she doesn't want that to be. So it's better to choose your partner based on the characteristic you want to see in that person rather than generalizing it from your past or any dependency. राइट वो गलत है, क्योंकि फिर तुम लाइफ में कभी अपनी पसंद नहीं देख पाओगे. एग्जैक्टली. राइट मे बी इन दिस केस में कोई लगता है कि जो बॉय है उसने ये देखा कि उसकी मम्मी उसको खाना दे रही है, कपड़े संभाल के रख रही है. डिपेंडेंसी. एग्जैक्टली. एंड जो गर्ल है उसने वहीं पे उनको सफर करते हुए भी देखा है. एग्जैक्टली. मे बी बिकॉज उसको दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शी विल बी द वन डूइंग ऑल दैट, सो शी इज स्कैर्ड ऑफ दैट फैक्ट. ये even recently I have dealt with such clients who doesn't want to get married, who are in their like late 20s, but who doesn't want to get married because they feel that वो अरेंज सेटअप्स के लिए ही जैसे लड़कों से मिली हैं. So they have felt that it's just that if they are getting married, so they'll be raising a man child then. दैट्स सो ट्रू. तो वो चीज़ जो है वो मतलब हमें पता है कि वो पेरेंटिंग गलत हुई है उस बच्चे की, लड़के की, Okay, yeah. है ना. तो वहाँ पे उस बच्चे को डिपेंडेंसी सिखा दी गई. सो दैट कैन ओनली बी चेंज बाय द पेरेंट्स, नॉट बाय द पार्टनर. अगर वो सोचते हैं कि अच्छा ये शादी हो जाएगी तभी इसकी वाइफ इसको चेंज करेगी या थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ये बच्चा, नो. और डिपेंडेंट हो जाए. इट्स द रोल ऑफ पेरेंट दैट मैटर्स द मोस्ट. Exactly. सो अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट हिज वाइफ वुड डू इट, वो तो वाइफ है, उसकी पेरेंट थोड़ी है फिर. एग्जैक्टली. In the society, it is said like men are men because they are treated in such a way. They are उनको बड़ा ऐसे किया गया है because they are not allowed to cry. They are not allowed to share emotions. अगर मान लीजिए मेरी बहन है and she saw cockroach, चिल्ला देगी. So पापा आ जाएंगे, दादा आ जाएंगे कि चलो कोई नहीं मैं हटा दूंगा कॉकरोच. एंड इफ आई सॉ अ कॉकरोच एंड मैं चला दिया, देन दे विल बी लाइक क्या लड़का है तू, लड़की है क्या. लड़का होके कॉकरोच से डर रहा है यार, वो चीज. हाँ, नहीं, एज आई सेड कि वो ना क्योंकि जैसे कहते हैं ना एक वायरिंग ऐसी कर रखी है. आई एम श्योर दैट नाउ यू आर दैट पर्सन हु वुड नॉट वांट टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग टू द चाइल्ड दैट यू आर गोइंग टू रेज लेटर, Exactly. Yeah. है ना. But the sort of upbringing that your parents have got is different. So that's why they have raised you in such way जहाँ पर उनके लिए लड़के अगर weakness अपनी दिखाते हैं, so that's girlish, Exactly. है ना. तो वो गर्लिश को ना एक स्टिग्मा बना दिया गया है. It's a समझ रहे हो? weakness. Yeah. या तो वो गर्लिश तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. वो तो बस आपने एक लेबल कर दिया. तो लेबलिंग एनीथिंग इज रॉन्ग, चाहे वो कुछ वीकनेस है या सैडनेस है, क्राइंग है, लेबल कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो. मैम क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले जो हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं अगर, या आपकी जनरेशन थी, तो आपकी जनरेशन में ना स्ट्रेस थोड़ा कम होता था. आप अगर मतलब क्या ऐसा था कि आप लोगों की जनरेशन में आप ट्रस्ट इजीली कर पाते थे लोगों पे, बट अब कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता. ट्रस्ट एक एक्चुअली काफ़ी अच्छा टॉपिक है. क्या होता है कि स्ट्रेस तो आई वुड नॉट से कि कम होता था, है ना. क्योंकि अब जैसे यू गाइज बीइंग द जेन ज़ी आर ब्लेस्ड विद द चैट जीपीटी, एआई, है ना. तो तुम्हें एक्सेस भी करना आता है. एंड ऑनेस्टली हमारे टाइम पे वो नोटबुक्स का, प्रोजेक्ट्स का, असाइनमेंट्स का वो रियल प्रेशर था उस टाइम पे, है ना. तो हमें हैंड रिटन होती थी सारी चीज़ें, राइट. और फिर हमें पता है कि हमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज भी रखनी है, वरना पेरेंट्स उस टाइम पे जो डांटते थे और अब जो है दैट हैज चेंज्ड Very much. वेरी मच. तो अगर हमारे टाइम पे इवन फिजिकली भी टीचर्स भी एक दो लगा देते थे, बट अब तो वो रूल के हिसाब से अलाउड. तो उस टाइम पे बच्चों का कॉन्फिडेंस मिलेनियल्स का तुम देखोगे इतना नहीं था, राइट. अब जो जेनजीज है उनका कॉन्फिडेंस है, राइट, क्योंकि उस टाइम पे बुलिंग, बॉडी शेमिंग काफी ज्यादा थी. अब उसको लेकर अब सेंसिटिविटी है, समझ रहे हैं लोग, अब वो उतना नहीं है, राइट. तो ये डिफरेंसेस है. सो या ट्रस्ट. सो
ट्रस्ट क्या होता था ना कि जब हमारे पास ये स्ट्रेसफुल अपब्रिंगिंग होती थी ना, तो हमें अपने फिर फ्रेंड्स टू कन्फाइड, तो हमें उन पे हो जाता था। जैसे अगर मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कि अच्छा ऐसा हुआ, उन्होंने भी शेयर किया, तो एक ट्रस्ट बन गया कि ये अच्छा है। और पहले ना ट्रस्ट भी जो होता था ना, बहुत सिंपल चीज़ों पे हम बनाते थे। ए सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं हमारे, हॉबीज होती हैं, या भी कुछ सिमिलर अगर हम स्ट्रगल्स डे रूटीन में कैरी कर रहे हैं, तो हम उस बेसिस पे ट्रस्ट कर लेते थे। तो बहुत सिंपलिस्टिक लाइंस होती थी, तो इसीलिए पहले के बच्चों का थोड़ा ग्रुप भी ज्यादा होता था, सोशल गैदरिंग ग्रुप ज्यादा होता था। तो अब वो इसीलिए भी थोड़ा कम है क्योंकि सेंसिटिविटी है और चैट जीपीटी है और एआई है, तो वो तो बहुत इजी है। अगर फ्रेंड से ज्यादा लोग उस पर रिलाई करें। Yeah, true. Exactly. There was a research on loneliness. 1990 में जो research हुई थी, there were 55% of people who said that they have more than 6 friends. When this research came to 2020, the 55 percentage reduced to 21%. They said that they have more than 6 friends. Now, if we talk about 2026, 0 to 15% people are there who say that they do not have any friends. माय गॉड। और ये गलत नहीं है कुछ, मतलब ये इसका रीजन भी यही है क्योंकि अब देखो अवेलेबिलिटी चीज़ों की, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, है ना। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था। सो आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई स्टार्टिंग इंटरनेट, आई वाज इन 9th और 10th ग्रेड, और तब पहले ऑर्कुट आया था। Exactly. आई डोंट नो, तुम यू गाइज मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ दैट thing, है ना। We haven't used that, yeah. Yeah, we haven't used that. So then we used Facebook, then we switched to Instagram. तो वो चीजें मतलब हमने ट्रांसफॉर्म होती हुई देखी हैं, एंड यू गाइज आर ब्लेस्ड कि तुमने स्टार्टिंग से ही बहुत चीजें इजी में देखी है। सो हाँ, इफ वी टॉक अबाउट लोनलीनेस, उसका रीजन भी यही है क्योंकि देखो we are able to, like, if someday I am not keeping well, so what I'll do, I'll just call up my mom or I'll call up my friends or I'll just कि आजा चल मिलते हैं, ठीक है, चिल करते हैं, कुछ ना सही विंडो शॉपिंग कराएंगे। सो बट अगर मैं जेन जीज की बात करूँ इस जनरेशन में, तो इफ दे आर स्ट्रेस और दे आर नॉट इन देयर ब्रेक डाउन स्टेट, तो द वन थिंग दैट विल कम टू देयर माइंड इज चैट जीपीटी, Exactly. That's so true. है ना। तो वो पहले ही कंप्यूटर खुलेगा या फोन में ही, और उसकी फिर या तो आई थिंक मतलब आई डोंट नो क्योंकि मैं यूज नहीं करती, है ना, बट आई गॉट टू नो इट फ्रॉम समवन कि उसमें कुछ सब्सक्रिप्शंस भी हैं, जैसा तुम दिन के अगर 4 क्वेश्चंस फ्री में पूछ सकते हो, एंड देन उसके बाद अगर तुम्हें कुछ पैकेजेस होते हैं। सो आई हैव सीन पीपल परचेजिंग दोज पैकेजेस जस्ट टू ईज देयर लाइफ। देखो अवेलेबिलिटी अच्छी है, मैं नहीं कहती कि गलत है ना। तुम्हारा काम अगर किसी चीज से आसान हो रहा है, देन व्हाई नॉट। अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए उस चीज में, गो विद द जनरेशन। Exactly. पर डिपेंडेंसी उस अवेलेबिलिटी पे, वो गलत है। देन यू नो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ which are not going to come back to you. Exactly. Right. Instead, if we talk about our parents, they prefer to be in a group. Like if they go to some trip, they prefer to go in a group. Meanwhile, like if we talk about Gen Zs, they prefer solo trips, right? अच्छा, एक और भी चीज है that I have observed कि अच्छा अगर तुम लोग देखोगे, have you seen that जब अगर तुम छोटे थे तो तुम्हारी हॉबीज में कभी ट्रैवल आता था, No, not much. नहीं, बचपन में तो कभी नहीं आया। है ना। क्या आता था? खिलौने मिल जाए या मोबाइल मिल जाए, डांस, म्यूजिक, आर्ट, मार्शल आर्ट, जूडो, ये होती थी ना हॉबीज। बट अब हॉबीज में एक और चीज आ गई है, Traveling, solo traveling. है ना। सो यू सी हाउ द टाइम हैज चेंज। सो ट्रैवलिंग हैज आल्सो बीन एडेड टू द हॉबी नाउ, दैट पीपल आर डूइंग आउट ऑफ देयर, मतलब उनको एक मजा आ रहा है उसमें, प्लेजर, Dopamine मिल रहा है. राइट। सो एक थ्रिल है, मजा है। बट देखो वो फिर इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, है ना, कि अगर कोई अगर सोलो ट्रैवल करना चाह रहा है या ग्रुप में भी, तो वो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं। क्योंकि मैं अब इतने उन लोगों को भी देखती हूँ और इन देयर 40s और 50s, इवन दे हैव लर्नड इट फ्रॉम द यंग जनरेशन नाउ, एंड दे हैव आल्सो स्विच्ड टू सोलो ट्रैवलिंग, राइट। तो इट्स जस्ट दैट both the generations are learning from each other.
So what do you think कि solo traveling is good or traveling in a group is good? वो completely एक choice है, completely एक choice है, क्योंकि travel as I said एक hobby है। तो हॉबी में अगर आपको एक ग्रुप के साथ जाना है जहाँ पे आपको पता यू आर गोइंग टू एंजॉय मोर, योर चॉइस। बट इफ यू फील दैट यू आर already living in a hustle of life where you are meeting so many people every day and you want to go solo just to spend some time with your own self, it's also okay. Like this reminds me a scene जहाँ मैं रहता हूँ. So there's a park. मैं जब सुबह सुबह पार्क जाता था. So there are like multiple uncles in a group. They come in a group. Like they're of around age 60 to 70. Yeah, and they come in a group around like 5 to 10 people. And if we talk about like our generation or maybe younger than me, so वहाँ पे आते थे 2 या 3 बच्चे, and they also just come and keep walking and then just go. Instead अगर हम उनको देखें जो हमसे बड़े थे, वो लोग आके इतना enjoy करते थे, like we keep watching. Instead मैं भी उनके वही ग्रुप का फ्रेंड बन गया था kind of feeling से. और ये अच्छा है, पता है क्यों? यहाँ पे ना अच्छा कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम। समझ रहे हो? लाइक इवन व्हेन आई रिमेम्बर बीइंग अ चाइल्ड, जब मैं भी पार्क्स में जाती थी, सो आई यूज्ड टू सी कि अच्छा है वो अंकल, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में तो कि एक ओल्ड एज का अलग ग्रुप होगा, विमेन का अलग ग्रुप होगा, और मिड एज मैन या थोड़े से और एल्डरली मैन का अलग ग्रुप होगा, बच्चों का अलग होगा। तो मैंने तो वो भी एक सिनेरियो देखा है ना? तो आई थिंक कि ये चीजें हमने देखते हैं तभी सीखते हैं। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। सो इसमें कंपैरिजन तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि लाइक यू आर गोइंग टू पार्क, तुम उनसे देख रहे हो, सीख रहे हो, तो मे बी तुम भी वो एक अप्रोच रख रहे हो कि हाँ मैं भी जब उस एज में आऊंगा Exactly. तो मेरे पास भी ऐसा ग्रुप होगा, हम भी चिल करेंगे, वी विल बी, क्योंकि अब जो एक्टिविटीज तुम उनको देख रहे हो, मे बी समडे यू विल ऑल्सो बी डूइंग इट। जैसे आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड आई यूज टू जस्ट से, क्योंकि मेरी मम्मा को ना सॉन्ग्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो सुबह सुबह गाने लगा लेते थे, तो मैं बोलती थी कि नहीं ये बंद करो, लेटेस्ट गाने लगाओ। Exactly. तो उस टाइम पे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, ये वाली मूवीज थी, अब ये वाले गाने लगाओ। बट अब हम जब इस जनरेशन में, तो अब हमें अपने मम्मी पापा के गाने ज्यादा पसंद आते एग्जैक्टली Exactly. ये होता है। हाँ सो दैट्स हाउ वी लर्न फ्रॉम देम, कि ये चीजें हम देखते हैं, सीखते हैं, तो ये कंपैरिजन नहीं होता, इट्स जस्ट आउट ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, और एक एज भी होती है फिर। I was not comparing, but instead I was saying like वो लोग इतने ओल्ड एज होके भी ग्रुप में हैं, एंड जो अभी की जनरेशन में भी यंगर देन मी, वो लोग जब उस एज तक पहुंचेंगे तो मे बी उनके पास कोई नहीं होगा, बिकॉज उनके पास अभी कोई नहीं है. हाँ, लाइक यू आर राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल फिर इंटरनेट का एग्जैक्टली. है ना, तो वहाँ पर सोशल मीडिया है। अगर तुम्हें भी अगर किसी फ्रेंड से बात नहीं हो रही होगी या मिले नहीं होगे, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? एक रील उसको भेज दोगे, है ना? तो कि ये दैट इज योर वे ऑफ कीपिंग इन टच। आइस ब्रेकर. इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। बट अगर पेरेंट्स वाला जनरेशन होगा, दे विल एक्चुअली मे बी गो एंड विजिट दैट पर्सन। बहुत दिन हो गए उससे मिलके आते हैं, उठाई गाड़ी एंड चल। तो उनके लिए ना एक फिजिकल कंफर्ट विद दैट पर्सन वो बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो इवन अगर तुम देखोगे, उन्होंने जब ये एक ट्रांजिशन देखा वीडियो कॉल वाला, तो उनके लिए वो भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था कि वाह, अब हम इतने डिस्टेंट होकर भी वी आर एबल टू बात कर सकते हैं या और वो भी वीडियो कॉल पे हम देख सकते हैं उनको। तो वो ट्रांजिशन भी उनके लिए बहुत एक बड़ी चीज थी, और ट्रांजिशन में भी ना वो एक अगेन फिजिकल कंफर्ट देख रहे थे, दे वर सीइंग इट एज अ ब्लेसिंग। जो अब हम मतलब बात करें तो हम तो कैजुअल होता है हमारे लिए, बट उनके लिए वो एक ब्लेसिंग है कि वाह। और वो फिर उसमें हर एक छोटी छोटी डिटेल्स भी ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा आज तूने ये पहना है, आज तूने ये करवाया है, तेरे बाल तो सफेद हो गए हैं। तो Yeah, true. Okay, so I was asking that there are two people in a relationship supposedly, and then उनके बीच में कोई fights नहीं हो रही हैं, but धीरे धीरे they are feeling that gap between them. मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, कुछ arguments नहीं हो रहे, चल सब कुछ सही रहा है, but उनको मन से वो एक connectivity feel नहीं हो रही है। तो उस चीज़ का क्या reason हो सकता है? ओके,
सो दीज टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। देखो इसमें ना हम इसको ना एक डिटैचमेंट फेज कहते हैं, राइट। दिस कम्स आउट ऑफ अ हैबिट ऑल्सो। ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, मैंने मैरिज में भी बहुत केसेस में देखा है ये, राइट। तो ये ना एक हैबिट जब हो जाती है, व्हेन यू नो कि हाँ दूसरा इंसान है और वो एक हैबिट हो गई है कि जैसा है ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी नहीं है। लाइक इनिशियली द क्यूरियोसिटी इज देयर इन एनी रिलेशनशिप, टू नो दैट पर्सन, टू बी विद दैट पर्सन, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो वो जब चीज़ें ना थोड़ी डिमिनिश होने लग जाती हैं, दैट्स व्हेन दिस अराइजेस। वो एक अलार्मिंग साइन है, ध्यान रखना। तो ज़रूरी नहीं होता कि लड़ाइयाँ ही एक डिटैचमेंट का रीज़न होती है। Even forming a habit of each other is also a sign of detachment. Okay. So just make sure कि out of habit you are not stopping yourself from even creating new things with that person in life. तो explore करना चीज़ें, या even sometimes looking back at the things that we have lived together, that's important. क्योंकि वही एक relationship में ना एक charm लाता है, वही relationship में ना आपको एक vision देता है कि yes, there are things that we can look forward together. Otherwise, out of habit तो तुम definitely एक monotonous feel करोगे अपनी life. You just said making habit of the person makes you detach to the person. Can you go deeper with an example? Okay. एक example देती हूँ. So I am seeing a client here who are married from last 14 years, right? And they have a child who is approximately 9 years, right? And they are coming here for their marriage counseling, okay? And the issues that they have is that the wife feels that he is more into his friends group, right? And he feels that he is there with her, but he is not able, like he knows what she is doing and everything, and it's very casual कि ठीक है वो घर देख रही है, बच्चों को संभाल रही है, but acknowledgement तो नहीं है कि हाँ हैबिट है कि हाँ वो काम कर रही है, देख रही है, कर रही है। उसको भी पता है कि हाँ वो ऑफिस जा रहे हैं और हमें वीकेंड पे एक प्लान बनाना है दोस्तों के साथ, तो हम जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं। बट in that, you know, routine that you are following, तुम्हें हैबिट तो हो गई कि हाँ ठीक है इसके ये काम है, इसके ये चोर्स हैं, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहा है। बट इज दिस द ओनली थिंग इन लाइफ? No, that's not right. No. रादर तुम्हें पता है दैट इवन अप्रिसिएशन भी तो होती है, Right. Okay. एक्नॉलेजमेंट भी तो होता है। And women, I feel that most of the women, not in the case of men, like men feel कि वो efforts कर रहे हैं तो ठीक है कर दिया, but women अगर वो कुछ भी कर रही हैं, I think they need that acknowledgement. It boosts up their confidence कि हाँ हमें और करना चाहिए. Absolutely. They want men to express, whereas men feel like they are expressing through their actions and not by their words. Absolutely. देखो दोनों का ना एक्सप्रेशन का वे अलग होता है। लाइक आई सेड, women are expressive in their words, men are expressive in their gestures. होता है ना? But you should try to even change it. Sometimes when you know that your partner is looking for it from you only, तो जब हमें पता है दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है, and still if we are not doing it, then we know we are not able to work on this relationship and we are rather making it more detached. Okay. हम तो सही नहीं जा रहे फिर। तो जब दोनों देखो माइंड रीडर तो कभी नहीं हो सकते, बट अगर पता होते हुए भी if you're not working on it, That's the thing. Yeah, got it. मैम, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम कैसे पहचानें कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अगर कोई दो लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, व्हाट आर द कॉमन साइंस जिनसे उन्हें पता चल सकता है कि हाँ ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो रहा है? देखो टॉक्सिक तो सेकेंडरी है, बट मैं एक्चुअल बताती हूँ कि रिलेशनशिप में व्हाट आई सी कि होना चाहिए, है ना? क्योंकि टॉक्सिसिटी मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए अलग वर्ड जा रहा है। तो जनरल जो चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट, दैट यू आर एबल टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, राइट? कम्युनिकेशन एंड इवन अंडरस्टैंडिंग। ये अगर तीनों चीज़ें हैं ना, तुम्हारा दोस्ती भी होगी अच्छी, तुम्हारा प्यार भी अच्छा होगा, और तुम्हारे आगे की तुम चीज़ें इमेजिन भी कर सकते हो। बट अगर ये नहीं है
तो तुम बहुत चीज़ों पे स्ट्रगल करोगे। There are two kind of people that during an argument, one tends to feel that I have to communicate about it, and other person tends to back off so that जो मामला है वो शांत हो जाए and then we can communicate. So what according to you, your personal choice, what according to you is a better way to deal with that particular problem? अच्छा, ये अगेन लाइक आई सेड कि रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन्स कोपिंग, अगर ये ना एक विन विन सिचुएशन की तरह देखनी चाहिए। अगर मेरे को पता है कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल इफ मी एंड माई पार्टनर आर हैविंग इश्यूज, तो मेरे को अगर फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम पे सोल्यूशन चाहिए एंड माई पार्टनर रादर वांट्स टू स्लीप ऑफ एंड डिस्कस इट लेटर, सो आई नो कि आई एम रशिंग एंड आई माइट सी दैट कि वो तो बहुत लेट बैक है ना। तो इट्स द रिस्पेक्ट दैट फर्स्ट आई नीड टू बिल्ड कि हमारे डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो लेट बैक है या फिर मैं रश कर रही हूँ, हमारे डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म है। बट मैं अगर इसका एक टेक अवे देखूंगी तो मुझे पता है कि बोथ ऑफ अस आर नॉट ओके। अगर मैं आज अभी से बात कर सकती हूँ, हम दोनों एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करके इसका एक आउटकम पे पहुंच सकते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा तो ठीक है, कल कर लेंगे। सो दैट्स अ विन विन कि हाँ, हमें पता है कि हम आउटकम तो दोनों हमें एक ही चाहिए, दैट वी आर एबल टू गेट ओवर इट, और दोनों की इंटेंशंस भी सही है। दोनों ऐसा नहीं चाहेंगे कि अच्छा एक दूसरे को हर्ट करना फिर। सो इट्स जस्ट अबाउट नोइंग द इंटेंशंस and focusing on the outcome so that you know कि win-win approach. All right. Maybe the last question: if someone is in toxic relationship, how he can come out from that relationship? देखो, when you are able to observe the signs that this person is not okay for me and I am actually getting bothered, right? So it's better reach out to some of your friends whom you know are going to give you a good and sensible आपको हेल्प देंगे वो, या फिर पेरेंट्स या इवन प्रोफेशनल। if you are not able to take care of it all by yourself, and benefit of doubt ऐसे रिलेशनशिप में नहीं देना चाहिए, माने चांसेस नहीं देने चाहिए। जहाँ आपको पता है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है और वो साइंस एंड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो चांसेस रादर आप दूसरे को दो, स्टार्ट गिविंग इट टू योरसेल्फ बिकॉज यू डिजर्व मच मोर एंड बेटर इन लाइफ। सो इट्स बेटर रीच आउट टू द वंस एटलीस्ट हु आर देयर and who are not toxic then. But here comes a situation कि जो person suffer कर रहा है, he tries to validate his suffering through any reason. For example, अगर एक person drink करता है, he will say his drinking is good because a shopkeeper earns from his drinking. डिफेंस मैकेनिज्म है ये। हाँ, इसको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि रैशनलाइजेशन इसको हम कहते हैं, दैट अगर एक बच्चे ने एग्जाम दिया, लिखा और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो बच्चा क्या कर रहा है कि मैं ना उस दिन वो पेन लेके गया था ना, इसलिए मेरा अच्छा नहीं आया, अब मैं आगे से ये नहीं दूसरा लेकर जाऊंगा। समझ रहे हो? तो डिफेंस मैकेनिज्म है ये, है ना। तो इट्स जस्ट कि जब आपको पता है दैट यू आर रॉन्ग, सो इट्स बेटर टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट rather than delaying the solution and just being defensive. All right. Means believing on your logical part is better than believing on your emotional part. Fact और fear में difference पता होना चाहिए. Exactly. Fear is always about the future, which will not always carry the rational ground. Fact will make you more practical, जहाँ पे तुम्हें पता है that it talks about here, this moment, today, being more mindful. All right. So fact और fear में difference पता होना जरूरी है. Okay. Also, ma'am, I would like to ask one last question from my side कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जिसकी प्लेसमेंट्स चल रही हैं, उसके 80% फ्रेंड्स आर प्लेस्ड, ही इज अ सुपर डिप्रेस स्टेट, उसको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में, वो आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है एंड वो बोलता है कि जैसे ही मैं लिंक्डइन खोलता हूँ आई गेट मतलब मैं कांप जाता हूँ, मैं शिवर करने लगता हूँ। तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? बिकॉज
मेरे 90% ऑडियंस भी हैं, आई एम अ टेक क्रिएटर, वो लोग ये चीज़ देख रहे हैं एंड दे रियली वांट टू नो द आंसर्स कि वो कैसे अपने अंदर जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनसे उनको थोड़ा शांति मिले, थोड़ा अच्छा लगे। यस, देखो, फर्स्ट जो एक हाईलाइट में ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, लाइक यू सेड, कि एक तो कंपैरिजन है दैट अगर तुमने अच्छा स्कोर किया है, अगर बाकी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो अगर किसी का नहीं हुआ है, तो वो कंपैरिजन के बेस पे यू कैन नॉट जस्ट conclude your life. Exactly. You need more challenges in life rather than things to cry about. चैलेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो तुम्हें पता है अगर लिंक्डइन से, और ये एक्चुअली रियल है ये, कि जिन बच्चों का अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उनको काफ़ी एक शैटरिंग एक्सपीरियंस रहता है, घर में भी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है, बच्चा खुद में भी डाउट करने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी इतनी कैपेसिटी थी, मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आए, बट स्टिल आई कुडंट गेट देयर। सो दैट इज सम टाइम जहाँ पे आपको चैलेंजेस की ज़रूरत है, बट चैलेंजेस उस फॉर्म में जहाँ आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बढ़ रहा है, राइट। चैलेंजेस हो सकते हैं कि आप एटलीस्ट पहले अपने डे रूटीन में अपने आप को कुछ टास्क दो कि जहाँ आपको पता है कि यू आर एबल टू बी प्रोडक्टिव, या फिर कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज करो, सो दैट इवन अगर आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटा अपने जॉब सर्च को भी टाइम दे रहे हो, तब वो आपको ऐसे नर्वस या स्ट्रेस नहीं फील करवा रहा, क्योंकि आपको पता है दैट दिस इज नॉट द थिंग दैट यू आर ओनली लुकिंग फॉर इन लाइफ। क्योंकि हर इंसान को ना आजकल या हमेशा चैलेंजेस चाहिए होते हैं, तभी हमारा दिमाग चलता है। Exactly. तो अगर कोई जॉब में भी है ना, तो उसको भी सिर्फ ये नहीं है कि वो जॉब के ही काम में जाकर उसको अच्छा या प्रोडक्टिव फील हो रहा है, रादर वहाँ से भी वो इंसान स्ट्रेस ला रहा है, तो उसको चैलेंजिंग, अगर वो फॉर एग्जांपल उसको पता है कि उसको दिन के 10,000 स्टेप्स अपने कवर करने हैं, तो उसके लिए एक चैलेंज है जो उसने अपने लिए किया हुआ। इससे उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली नीड टू टेक अप फॉर योरसेल्फ, सो दैट जब आपको, देखो जॉब सर्च को हम एस्केप नहीं कर सकते, Exactly. है ना, जहाँ हमें पता है दैट इज इम्पोर्टेंट, जहाँ मेरे को अपना लाइवलीहुड तो सर्वाइव करना है, Good activity. तो उससे हम एस्केप नहीं कर सकते, बट रादर अपने आप को कुछ हेल्दी चैलेंजेस देकर हम वहाँ एक टाइम स्लॉट अपना एक फिर देख सकते हैं कि हाँ इस टाइम में फिर मैं ओके हूँ एंड आई एम एबल टू वर्क ऑन दैट कैटेगरी। राइट। तो वो एक डिफरेंस पता होना जरूरी है, लाइक आई सेड, फैक्ट एंड फियर। Fact and fear. Last advice that we ask everyone, that one as advice we have experienced that no one should follow. ठीक है, ओके, सो पीपल प्लीजिंग। That's so relatable. Right. So, no matter of what age you are in, avoid people pleasing. It's actually time, and it's the generation to work on your own growth, because this is something that you are going to carry for your life, and this is your own journey and experience. When you're going to look back, your people pleasing is not going to, a memorable. And I think it's like Gen Z's stopped this thing, pleasing people. I would not say everybody, mostly. Okay, ma'am, it was great having you with us, and thank you so much for having us also. It was a great time. Thank you, आपने time निकाला इस podcast के लिए. We really appreciate you, and let's look forward to make this more productive. Thanks.